जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज है 12 फरवरी 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वही न्यूज़ हम लोग कवर अप करते हैं जो एग्जामिनेशन में आएंगी। तो ये देखो, आप आपके सामने ये ज्ञान सर है। ज्ञान सर का पेड बैच है प्रीलिम्स और मेंस की। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से जीरो से लेकर सिलेक्शन की, तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लो। नंबर सेव कर लो अपने पास। यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की प्रॉपर तैयारी होती है। प्लस हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ से भी हो तो भी उसकी तैयारी करवाई जा रही है। दिए गए नंबर पर जो है वो कांटेक्ट कर लीजिए। ये ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच है और मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। आज के ये टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग जो है वो कवर अप करने वाले हैं। एक टॉपिक हमारा पुराने लेक्चर का जो है वो छूटा है। पहले अपन इन टॉपिक्स को आज देख लेते हैं, टाइम बचेगा तो वाला टॉपिक करेंगे, वरना आपको बताइए कि बाद में हम लोग कवर अप करते ही हैं, कोई भी चीज छूटती नहीं है। टॉपिक में बढ़ने से पहले पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ, ये मैं आपको सलाह दूंगा, क्योंकि टॉपिक्स के दौरान जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी एग्जामिनेशन के लिए वो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको नोट डाउन करना है। तो इसलिए पेन और पेपर अपने साथ लेकर जरूर बैठिएगा। चलो पहले तो आपके कमेंट्स देख लेता हूं मैं। गोल्डी बहुत बढ़िया आंसर्स लिख रहे हैं आप। फैंटास्टिक, ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। ऋषभ ने एक चीज पूछी है कि सर लेक्चर की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? मैं ऑलरेडी पेड ग्रुप में हूँ ऋषभ, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लो। उनको बोलो फोन करके कि भाई कहाँ पर है पीडीएफ, क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि पेड स्टूडेंट्स को पीडीएफ जो है वो बाकायदा मिलती है। शायद आप सही जगह पर देख नहीं रहे होगे तो एक बार कॉल कर लेना। बाकी आयुषी सिंह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर लिखा है आपने, बहुत शानदार। प्रिया मोहित त्यागी, आप भी आंसर लिखना जो है वो शुरू करिए। वेरी गुड। दीपांशी, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। और 22 साल, 22, और वैसे भी देखो मैंने आपका कमेंट पढ़ा। कोई दिक्कत नहीं, आपके आसपास स्ट्रांग माइंडसेट वाले लोग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने आप में सक्षम हो। आप लोग को किसी और की जरूरत नहीं है। जब सिलेक्शन होगा उसके बाद आपको आपके आसपास स्ट्रांग माइंडसेट वाले लोग मिल जाएंगे, जो आपकी एसडीएम, डीएसपी, आईएएस, आईपीएस उनकी लॉबी होगी, वही होती है ना। तो अभी के लिए टेंशन मत लो, अभी के लिए मेरे लेक्चर सुनो। मैं बैठा तो हूँ यहाँ पर आपके लिए, आपको गाइड करने के लिए। प्लस आपने एक बहुत बढ़िया चीज लिखी है कि 22 साल की आपकी एज है अभी, तो बस 1-2 साल के अंदर एग्जाम निकाल लो, फिर देखना आपके क्या जलवे होंगे। मतलब 10-15 साल के बाद तो इतनी पावर आपके हाथ में होगी जिसकी कोई हद नहीं। अगर स्टेट पीएससी क्वालिफाई कर रहे हो तो 10 साल के बाद तो 12 साल, 10, 11, 12 साल में तो आप अगर एसडीएम में जा रहे हो तो आईएएस प्रमोट हो जाओगे, और उसमें भी बहुत पावर होती है। और यूपीएससी की तैयारी करो तो फिर तो क्या ही जलवे भाई साहब, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की रैंक तक जो है वो पहुंचोगे आप। चलो। और अच्छा, एक क्वेश्चन आपका, आप ही ने, दीपांशी ने एक क्वेश्चन भी जो मेंशन किया है कि हाँ ठीक है, आप बिल्कुल यार मुझे किसी भी प्रकार के आपके दिमाग में जो भी चीज़ चलती है आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। मैं आप हर एक चीज़ जो है वो हैंडल करता हूँ स्टूडेंट्स की। जैसे कई बार स्टूडेंट्स को पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं यार, बिकॉज ये एग्जामिनेशन जो है वो बहुत लंबा है। 1 साल का टाइम पीरियड है, इसमें कई बार इंसान अपना फोकस भी खो देता है। तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो प्रिपरेशन से रिलेटेड, या आपका फोकस नहीं लग पा रहा है, या जो भी प्रॉब्लम है सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप बस मेरे साथ शेयर कर सकते हो। जैसे कि आपने लिखा है, अभी सभी लोग जानते ही हो कंट्रोवर्सी चल रही है द लेटेंट शो की। ये रणवीर अलाबादिया जो है, जो काफी अच्छे वीडियोस, अच्छे कंटेंट बनाता है, पॉडकास्ट भी उसने काफी सारे डिप्लोमेट्स के किए हुए हैं। उसको इवन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक अवार्ड भी मिला हुआ है। और अभी उसने एक एक शो के अंदर, यूट्यूब में एक शो आता है, उस शो के अंदर जो है वो कुछ ऐसी बातें जो है बोल दी है, आपत्तिजनक बातें, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और उसका बहुत बुरी तरह से विरोध हो रहा है। देखो यार, मैं आपको बहुत क्लियर कट चीज समझाता हूँ। आपको भी लग रहा है कि यार इस पर क्या बोले, मतलब समाज को हो क्या गया, बट यार दीपांशी देखो, सिंपल सी चीज है, उसके व्यूज देखो आप। उस शो में व्यूज देखिए आपकी, कितने लोग जो है वो शो को पसंद कर रहे हैं। देखो, एक तरफ जनता होती है स्वामी प्रेमानंद महाराज जी के वीडियोस देखने वाली, है ना, लोग उनके वीडियोस भी देखते हैं, राइट। बागेश्वर धाम ले लो आप, जो भी मतलब स्पिरिचुअल, जो भी जिसको भी आप जानते हो, उसमें भी अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि व्यूज नहीं आ रहे, भजन कीर्तन में बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत व्यूज आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जनता पसंद कर रही है ऐसे शो को, इसलिए तो देख रही है। चलो, आज की डेट में जनता ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया, दैट इज ऑल्सो गुड। तो कहीं ना कहीं जनता को समझ में आ रहा है कि भाई एक बॉर्डर लाइन होती है। अब क्या है कि लोगों को गाली सुनना पसंद है। कैरी मिनाटी देख लो आप, भुवन बाम देख लो, ये सब बड़े बड़े क्रिएटर्स जो आज की डेट में भी केबीसी में जाकर बैठे थे, समय रैना हो गया, अभी एकदम से जो है वो हाइप पे आया है। क्यों? गालियां बक बक के, क्योंकि लोगों को गालियां सुनना पसंद है। अब देखो, वेब सीरीज, इसमें गालियां होती है, मजा आता है। गैंग ऑफ वासेपुर मूवी लोगों को पसंद आई, क्यों? क्योंकि उसमें गालियां हैं।
मजा आ रहा है। तो अब मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज जो बोलूंगा, लोगों को गंदगी और गलत चीजें देखने में ही मजा आता है। कॉमन माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, और कॉमन माइंडसेट बहुत बड़ा होता है ना इसका फिगर। आप लोग स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले जो है वो लोग हैं, राइट। आप जो है वो चीजें देखते हैं अपने सक्सेस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने बेनिफिट के लिए। दूसरे लोग एंटरटेनमेंट के लिए चीजें देखते हैं। हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है आप नहीं देखते, आप भी देखते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे उसमें, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द पॉइंट इज दैट इज द पीपल चॉइस। लोग जो पसंद कर रहे हैं वो लोग देखेंगे यहां पर। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है भाई जहां पर कोई भी इंसान किसी प्रकार का कंटेंट जो है वो डाल सकता है, राइट। और जब उस कंटेंट पे लाइक्स आ रहे हैं, हिट आ रहे हैं, राइट, तो समझ में आ ही रहा है कि समाज जो है वो किस जगह पे जा रहा है। इवन नॉट इवन दैट यार, हमारी कंट्री जो है वो टॉप नंबर 1 पे है पॉर्न देखने के मामले में, है ना। पॉर्न साइट विजिट करने के मामले में हमारी कंट्री टॉप नंबर 1 पे। ओपनली कोई नहीं बोलता, राइट, सब लोग जो है अवॉइड करते हैं, छुप के रहते हैं। बट एक्चुअल में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इंडल्ज है इन सब एक्टिविटीज में। आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट दैट, है ना। तो इसमें अगर कंक्लूजन की मैं बात करूं कि भाई क्या सही है क्या गलत है, तो उस पर आपको सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है भाई। आप न्याय करने के लिए नहीं बैठे हो लोगों का कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। आपको अपने लिए अच्छा देखना है, अपनी फैमिली के लिए अच्छा देखना है, और एज अ सोसाइटी के मेंबर के तौर पर अपने आप को इंप्रूव करना है। क्योंकि व्हेन यू इंप्रूव योरसेल्फ, ऑटोमेटिकली द वर्ल्ड विल गोइंग टू इंप्रूव। समाज को सुधारने जाओगे तो सुधर नहीं पाओगे। समाज को सुधरने से पहले अपने आप को पहले सुधारना जरूरी है, राइट। तो दैट इज द पॉइंट। और ये चीज अगर सबके समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई मतलब नहीं, है ना। आपने ठेका नहीं ले रखा है लोगों के दिमाग को साफ करने का, आपने ठेका ले रखा है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। अब आप मुझसे बोलोगे सर ये भी तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो गड़बड़ हो रही है। देखो बॉस, आप पार्लियामेंटेरियन नहीं हो, है ना। आप लेजिस्लेटिव अथॉरिटी नहीं हो, आप आने वाले समय के ब्यूरोक्रेट्स हो, एग्जीक्यूटिव्स बनोगे आप लोग, है ना। तो आप उन लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करोगे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिलीज किया गया हो, या फिर हमारी पार्लियामेंट के द्वारा। यस, उसी को ही तो आप एग्जीक्यूट करोगे ना। तो जब तक ऑर्डर्स नहीं है कोई दिक्कत नहीं, चलने तो भाई। इट्स नॉट योर ड्यूटी फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। व्हाट इज योर ड्यूटी कि आपको अपनी पर्सनालिटी को ठीक करना है, अपने कैरेक्टर को ठीक रखना है ना। मतलब कि बंद दरवाजे में भी अगर आप बैठे हुए हो जहां पर आपको कोई नहीं देख रहा, और उस दौरान आप क्या देख रहे हो, प्रेमानंद महाराज जी के वीडियो देख रहे हो, या आप कोई पॉर्न वेबसाइट खोल के बैठे हो, या आप ये समय रैना की गालियां सुन रहे हो, हा हा ही कर रहे हो, दैट डिफाइंस योर पर्सनालिटी। कि एट द एंड ऑफ द डे इनसाइड द रूम वेयर नो वन इज वॉचिंग यू, देन व्हाट यू आर डूइंग, दैट डिस्क्राइब्स योर ओन पर्सनालिटी, योर ओन कैरेक्टर। तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ये समाज क्या कर रहा है, समाज तो बुरी चीज ही कर रहा है। आप अभी ये लेटेंट शो को बैन भी कर दोगे, अब लोग उसके समय रहना के सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं 50-50 रुपए, उसने खुद बोला है। लोग खरीद के जो है वो गालियां सुन रहे हैं। लोगों को पसंद है भाई, एंटरटेनमेंट है ये लोगों के लिए। आज की डेट में गाली बकना बहुत कूल हो चुका है। किसी को रोस्ट करना, किसी की बेइज्जती करना एक मतलब स्वैग लगने लगा है। क्या अपन ने रोस्ट कर दी, बेइज्जती कर दी है। ये आज की डेट का जो है वो कल्चर डेवलप हो गया है, और ये एक सोचने वाली बात है। अब रिगार्डिंग कि आप इसके कल्चर को चेंज कैसे करोगे, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है ना। मैं यहां पे बैठा हूं आपको एक ब्यूरोक्रेट बनाने के लिए, तो मैं उसी डायरेक्शन में आपको बोलूंगा जो डायरेक्शन आपके लिए काम का है। मैं आपको भटकाऊंगा नहीं, और मैं आपको फालतू की प्रवचन भी नहीं दूंगा कि अरे ये गलत है सही है। गलत सही कुछ नहीं है भाई, जनता देख रही है, सही है वो जनता के ऊपर छोड़ो। वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। अब जो लोग चाहेंगे वैसे ही रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, जो लोग चाहेंगे वैसे ही सब चीजें होंगी। अब सवाल ये उठता है कि ये जिम्मेदारी भी तो यस आपकी है, बट आपकी जिम्मेदारी अपने ऊपर तक सीमित है। आप किसी को फोर्सफुली नहीं कर सकते। लोग अपनी खुद की इच्छा से ही या तो बंद करेंगे या तो कंटिन्यू करेंगे। आप किसी को नहीं रोक सकते। अगर आप रोकोगे तो पॉन हमारे यहां पर बैंड है वेबसाइट, बट दैन टू सबसे ज्यादा यूजर्स इंडिया से ही पॉन साइट जो है वो विजिट कर रहा है। इसके ऑलरेडी आंकड़े जो है वो कई बार आ चुके हैं। सरकार ने वेबसाइट्स बैन भी कर दिए तो भी पीपल आर यूजिंग वीपीएन एंड वॉचिंग दोज थिंग्स। तो बैन करने से कुछ नहीं है, ये पर्सनल हैबिट चेंज करने का वो है। अब सवाल ये उठता है कि ये हैबिट्स चेंज कैसे होंगी। तो सिंपल है बॉस, पूरा गेम यहां पर अपब्रिंगिंग का है और आपके पीयर्स का है कि आप किन लोगों के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, आपके घर से आपको क्या शिक्षा जो है वो दी गई है, बस ये चीज है।
और गेम कुछ नहीं है। तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हो कि आप क्या कर रहे हो। दूसरा, आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं वो किस डायरेक्शन में जाएंगे वो आप देखिए। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी मैं बताता हूं। ये जो आज की डेट में जो ये यूट्यूब किड करके जो आया है ना गूगल के अंदर, यूट्यूब किड करके एक सेक्शन आप देखेंगे, या पेरेंटल लॉक का एक सेक्शन आप देखेंगे, बहुत सारी आज की डेट में एप्लीकेशन प्रोवाइड करा रही है। जैसे डिज्नी हॉटस्टार देखो फॉर किड्स या 18 अबव, है ना। तो ये आपको डिफरेंस नजर आएगा क्यों, या यूट्यूब किड क्यों आ रहा है। रीजन ऐसे ही हुआ था एक बार कि गूगल के ऑफिस में एक एम्प्लॉय जो है वो बहुत समय से आ नहीं रहा था काम करने के लिए। तो अचानक से वो देख रहा है, एक सुंदर पिचाई देख रहे हैं कि अरे यार ये एम्प्लॉय आ क्यों नहीं रहा, इतना बढ़िया एम्प्लॉय है, बट अचानक से क्या हो गया। तो एक दिन सुंदर पिचाई ने उसको बुलाया और बोला कि भाई क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहे हो यार तुम, मतलब इतनी छुट्टियां क्यों मार रहे हो, और काम भी तुम्हारा सही नहीं चल रहा है, दिक्कत क्या है बताओ। और गूगल जैसी कंपनी भाई जिसका एनवायरमेंट इतना तगड़ा है, मेरा दोस्त भी गूगल में काम कर चुका है, तो बताता था कि भाई खाना पीना सब बिल्कुल सॉलिड उनको वही मिलता है, रिलैक्स बिल्कुल। तो जब उसने पूछा कि भाई क्या हो गया यार, मतलब क्यों नहीं यार, तो उसने बोला कि सर मैंने देखा कि मेरे बच्चे को मैंने कुछ प्रोजेक्ट करने के लिए जो है वो यूट्यूब एक्सेस करने दिया। मैंने देखा कि उसने प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो डिटेल्स देखी नहीं, बल्कि और जितनी दुनिया भर की गंदगी चीजें थी वो उसमें इन्वॉल्व हो गया। तो सुंदर पिचाई को लगा कि हाँ यार ये तो बड़ी समस्या है, तो उसने एक टीम बनाई और टीम बनाकर यूट्यूब किट जो है वो तैयार कर दिया। अब द पॉइंट इज दैट ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे को अगर मोबाइल फोन दे रहे हैं, जो कि देना नहीं चाहिए, है ना, अगर दे रहे हो आप, तो यू शुड कीप एन आई कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मेरा खुद का सगा छोटा भाई जो आज की डेट में लंदन बैठा हुआ है, एक टाइम पर मैंने उसके साथ एक वो किया था। मतलब हुआ ये था कि मैंने उसके यूट्यूब हिस्ट्री देखी और उसमें मैं देख रहा हूँ कि वो अलकायदा, टेररिज्म, इन सब की वीडियोस बहुत देख रहा था। क्योंकि उस समय बहुत हाइप जो है वो चल गई थी कि इंडिया के अंदर ये आईएएस वाले लोग जो थे ये छोटे बच्चों को टारगेट कर रहे थे ब्रेन वॉशिंग के लिए। राइट, तो उस समय ये चीज जो है वो ये घटना चल रही थी, तो मैंने सिंपली कुछ नहीं किया। मैंने एक फेक ईमेल आईडी बनाई और बाकायदा साइबर क्राइम या ऐसे एसटीएफ फोर्स इस टाइप की कुछ बनाई थी मैंने। राइट, सिर्फ एक ही बार उस वेबसाइट का मैंने उस ईमेल का यूज किया था इस पर्पस के लिए, उसको डराने के लिए। और अपने ईमेल से बकायदा हिंदी में जैसे ऑफिशियल ईमेल होता है ना, वैसा ईमेल उसके ईमेल में डाल दिया कि भाई तुम्हारा आपके इस आईपी एड्रेस से ये वेबसाइट जो है वो एक्सेस की गई है, आप टेररिस्ट के वीडियो जो है वो देखते हैं, हमें शंका है कि आप जो है वो एक वो है। क्योंकि देखो अगर मैं बड़ा भाई हूं, मैं डायरेक्टली उसको समझाऊंगा तो साला समझेगा नहीं। वो बोलेगा पे साले तुम गुंडागर्दी करो ठीक है, हम करें तो हम देख भी नहीं सके, तो वो लड़ाई झगड़ा हो जाता। तो मैंने ऑफिशियली खेला, मैंने कहा, रुक जा बेटा, इंसान की जिस चीज से फटती है वही फाड़ो ना उसकी। तो मैंने वही किया उसके साथ। मैंने जो है उसको डराने के लिए ये ईमेल उसके पास जो है वो ड्रॉप कर दिया। जब उसने ईमेल पढ़ा तो उसके पसीने छूट गए भाई, हाथ पैर हिल रहे उसके कि भैया यार बचा लो यार, ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, शिट शिट, आज के बाद नहीं देखूंगा, कभी कुछ नहीं करूंगा। घबरा गया वो, हाथ पैर कांपने लगे उसके। मैंने कहा तू टेंशन मत ले, मैं जाता हूँ बात करने। वो तो पक्का ना आप संभाल लोगे ना, मैंने कहा हाँ यार। तो फिर मैंने उसको बोला तू जा ट्यूशन जा आज। तो उधर, नहीं नहीं नहीं, मुझे रास्ते से उठा लेंगे वो, क्योंकि उनको उसको पता है मतलब क्यों उठा लेंगे, वो इसलिए जानता है क्योंकि एक बार मेरे साथ हुआ था, मुझे जब मैं 11th क्लास में था तब मुझे क्राइम ब्रांच वाले उठा के ले गए थे। अब वो क्या स्टोरी थी वो बाद में बताऊंगा मैं, अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसको पता है कि इस प्रकार से पुलिस वाले उठा भी लेते हैं। राइट, और मुझे भी तोड़ा गया था हालांकि क्राइम ब्रांच में, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि मैं एक मामले में जो है फंस गया था अननेसेसरली। बोलते ना कि दूसरे की फटे में टांग अड़ाओगे तो अटको गई, तो मेरे साथ वही कहानी हुई थी, बस छोड़ो। तो उसको पता था कि यार ये पुलिस जो है वो इस तरीके से एक्शंस ले सकती है, तो डर गया वो। उसके बाद से उसने ये सब चीजें देखना बंद कर दिया। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके घर पे जो बच्चे हैं वो किस तरीके के माहौल में रह रहे हैं, दैट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। एंड यही स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बता रहा हूं ना, अब इसमें से हो सकता है कि शायद कुछ लोगों को लगे कि अरे यार सर आप पढ़ाओ ना, टॉपिक्स पर जो है फोकस करो। देखो यार ये पढ़ने वाली चीज तो आप पढ़ ही लोगे, बट जो मैं जो चीज आपको एक्सप्लेन करता हूं बताता हूं ना, वो आपके एग्जाम के लिए, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब ये सेम सवाल जब आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि समाज में ये चीजें जो है वो चल रही है, अब वो जो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो एग्जाम पहले तो चीज फोकस करो। आप न्याय देने के लिए नहीं बैठोगे,
यू आर नॉट गिविंग जुडिशरी एग्जामिनेशन, है ना, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। अब एग्जीक्यूटिव बनोगे तो मैं आपका माइंडसेट उस तरीके से डेवलप कर रहा हूं, राइट, कि आप अपने आंसर्स भी दो ना, आपकी पर्सनालिटी भी रहे, तो वो आपकी रहे कि यार आपको क्लियर होना चाहिए पहली चीज तो, कि भाई मैं एक एग्जीक्यूटिव हूं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी है लेजिस्लेटिव अथॉरिटी की, मेरी जितनी जिम्मेदारी है मेरे प्रति है, मेरे परिवार के प्रति है ना। बाकी जो मेरी ड्यूटी है, मेरी जो ऑफिशियल ड्यूटी है, उस ऑफिशियल ड्यूटी में जो ऑर्डर्स होंगे मैं उसके अकॉर्डिंग काम करूंगा। मैं किसी को पकड़ के जेल बंद नहीं कर सकता हूं सिर्फ इसलिए कि वो उसने समय रैना का शो देख लिया, अनटिल अनलेस कि उससे रिलेटेड कोई कानून ना आया हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं? आई थिंक दीपांशी अब आपको क्लियर हो गया होगा और बाकी सारे लोगों को भी क्लियर हो गया होगा कि ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें भाई आप लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। समाज देख रहा है, अच्छी बात है भाई, समाज देखे, प्रेमानंद महाराज को देखे या वो देखे, वो दैट इज देयर ओन चॉइस, है ना। जब कानून आएगा तो हम उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करके बंद कर देंगे, और जब तक कानून नहीं है वी डोंट हैव टू फोकस, उन लोग को पार्लियामेंटेरियंस को फोकस करने दो, जनता ने चुना है ना उन्हें, ठीक है भाई। फिर इसके अलावा काजल वेरी गुड, आपके भी आंसर्स आना शुरू हो गए, पायल भारती वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, तो ऐसे ही कमेंट्स पे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आप लिखा करो, और क्वेश्चन जो पूछता है उसके आंसर जो है वो दिया करो। आज भी बड़े टॉपिक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो बोलूंगा सिर्फ वही लिखना है। तो हम बात करेंगे एक ऐसे हेल्थ प्रोग्राम की जो इंडिया में एक साइलेंट एपिडेमिक, महामारी है एक, एक प्रकार की जो साइलेंट है, चुप है। अब वायरस जब फैलता है तो बहुत तेजी से फैलता है, बट ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ये जब फैलती है, जो फैल रही है आज की डेट में, देखो ना आप, बच्चा बच्चा हार्ट अटैक से मर रहा है कि नहीं मर रहा? छोटे छोटे कम कम साल की उम्र के लोग जो है वो हार्ट अटैक से मर रहे हैं। यंग एज, बिल्कुल बॉडी बिल्डर, बॉडी बॉडी बनाते थे जो लोग, अच्छी खासी जिम, एथलीट, फिजिक्स सब कुछ अच्छा है, बट मर रहे हैं हार्ट अटैक से। स्ट्रेस हो गया है, डिप्रेशन हो गया है, एंजाइटी हो गई है लोगों को, है ना। दीज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये ऐसी बीमारी है जो फैलती नहीं है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, बट आज की डेट में बहुत ज्यादा बढ़ गई है बिकॉज ऑफ अवर लाइफ स्टाइल। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एनपीएनसीडी, ये लिख लो हेडलाइन। इसकी प्रोग्रेस के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अभी रिसेंटली बताया है, तो ये टॉपिक बस आपको सुनना है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है? आपको पता है कि जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक डायरेक्टली नहीं फैलती। हार्ट डिजीज हुई, डायबिटीज हुई, कैंसर हुआ, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज हुई, है ना, ऐसे रोग इसमें शामिल होता है। ये आंकड़े लिख लेना, इंडिया में 63% डेथ का कारण है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, लिख लो। इंडिया में जो 63% जो मौतें हो रही हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण हो रही हैं। और मेन कारण जो है वो इसके पीछे क्या है, लिख लो। टोबैको एंड अल्कोहल कंजम्पशन, लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। पुअर डाइट, लोगों की डाइट खराब है, प्रोसेस फूड खा रहे हैं। शुगर इंटेक ज्यादा है, हाई सॉल्ट है। फिजिकल इनएक्टिविटी, लुस्त सुस्त पड़े हुए हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। एयर पोल्यूशन का एक्सपोजर। तो ये पॉइंट्स लिख लो जो मैंने अभी आपको चार पांच पॉइंट्स बताए कि इस कारण सबसे ज्यादा डेथ हो रही है। अब ये जो प्रोग्राम है आपका, नेशनल प्रोग्राम एनसीडी कंट्रोल करने के लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसकी शुरुआत करी थी नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये आप जो है वो मेंशन कर लेना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। ये चाहते हैं कि पहले जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को डिटेक्ट कर लो और प्रिवेंट करो। पॉइंट नंबर 2 लिखना, अवेयरनेस जनरेशन, पब्लिक को एजुकेट करना, पब्लिक को अवेयर करना। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स स्टैब्लिश करना। चौथा, अफोर्डेबल ट्रीटमेंट, सबको सस्ता और एक्सेसिबल इलाज मिल सके। तो ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर जो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने का जो मिशन है, नेशनल प्रोग्राम है, इसमें मेन चार चीजें हैं: अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, अवेयरनेस जनरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अफोर्डेबल ट्रीटमेंट, जिस पर ये लोग जो है वो मिलकर काम करते हैं। समझ में आई आपको? देखो ये लिखा भी है मैंने, जो आपको लिखवाई ये चार चीजें जो मैंने आपको बताई ना, सेम बस ऐसी की ऐसी आप लिख लो ना, और जिस ऑर्डर में मैंने बताया उस ऑर्डर में लिखोगे तो अच्छा रहेगा।
अब सुनो, अब इसमें नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर सेंटर और स्टेट की जो फंडिंग है वो 60-40 है, और हिली एरियाज के लिए 90-10 है। तो ये 60-40 90-10 पता है ना, कि 60% आएगा केंद्र सरकार की तरफ से, 40% राज्य सरकार देगी। 770 डिस्ट्रिक्ट एनसीडी क्लिनिक्स, 372 कैंसर केयर डे सेंटर, 233 कार्डियक केयर सेंटर या यूनिट्स, और 6410 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। तो ये सब जो है वो सेटअप किए जा रहे हैं। अब ये सब लिखने की आपको आवश्यकता जो है वो नहीं है, इन्होंने ये सब सेटअप वगैरह जो है वो कर लिए, जो दिख रहा है आपको आंखों के सामने। फिर 30 से ज्यादा ज्यादा उम्र की लोगों का रेगुलर स्क्रीनिंग होता है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कॉमन जो कैंसर्स होते हैं, ओरल, ब्रेस्ट, सर्वाइकल। यानी कि जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर की है, उनको रेगुलर बेसिस पर जो है ये लोग वो कर रहे हैं, कि स्क्रीनिंग कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, इलाज कर, मतलब चेक करवा रहे हैं, डायग्नोसिस हो रहा है कि भाई किसी को कोई कैंसर वगैरह तो नहीं है। तो ये होता है अर्ली डिटेक्शन, कि पहले जितनी पहले पता लगेगा उतनी जल्दी आप उस बीमारी को प्रिवेंट कर पाओगे। फिर डिजिटल टूल्स, नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग जो है वो किया जा रहा है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है आशा वर्कर्स के लिए, राइट, ऑक्सिलरीज, नर्स, मिडवाइफ के लिए, मेडिकल ऑफिसर्स के लिए, है ना। डिजिटल टूल्स का ये उपयोग जो है वो कर रहा है। आशा वर्कर्स की जो मैंने आपको बात करी, तो डोर टू डोर विजिट से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन अवेयरनेस बढ़ती है ना। भाई हर एक के घर पे जाकर लोगों को बताया जाता है कि भाई ये किसी को इस प्रकार की बीमारी तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम तो नहीं है ना। टोबैको, अल्कोहल अवॉइड करना, प्रॉपर डाइट रखना, एक्सरसाइज करें सभी लोग, इन सब चीजों को प्रमोट किया जाता है डोर टू डोर जाकर आशा वर्कर्स के थ्रू। सोशल मीडिया में कैंपेन चलते हैं, पब्लिक हेल्थ डे ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि काफी सारी डिस्ट्रिक्ट में होता है, जैसे कि यहाँ पर भोपाल के अंदर रन भोपाल रन है, कि लोगों को जो है वो मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रमोट किया जाता है। जब आप अपनी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर रहेंगे आगे चल के, तो आप इस प्रकार के प्रोग्राम्स कंडक्ट करेंगे, तो पूरे न्यूज़पेपर में छपेगा कि भाई इस हफ्ते में एक प्रोग्राम जा रहा है जहां पर कलेक्टर मैडम या कलेक्टर सर आपके साथ जो है वो दौड़ेंगे। है तो आप दौड़ोगे। आप अपने क्षेत्र में, जैसे आप डीएसपी हो, आपने खुद ने एक सर्कुलर जारी जारी कर दिया, क्या ये सभी युवाओं युवाओं के साथ जो है वो मैं सुबह मिलना चाहता हूँ 5 बजे, 5 बजे से लेकर 6 बजे तक हम दौड़ेंगे संडे टू संडे। तो आप अपनी डिस्ट्रिक्ट में लोगों को अवेयर भी कर रहे हो, साथ ही साथ फिट कर रहे हो। फिर आपका परचम भी लहरा रहा है कि वाह यार, डीएसपी सर ने, डीएसपी मैडम ने कितना बढ़िया काम कर दिया है। वो समझ रहे हो बातों को। बस यही चीज है, और कुछ नहीं है। इसकी डेफिनेशन वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, रिस्क फैक्टर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, ये पूरे रिस्क फैक्टर है। चाहो जिनको डेफिनेशन नहीं पता नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की, ये लिख लेना, बहुत सिंपल सी है। जिनको पता है कोई बात नहीं। और इंडिया वाला आंकड़ा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 68% लोगों की डेथ हो रही है इंडिया के अंदर। ठीक है। तो 2030 तक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज डेथ को 1/3 रिड्यूस करने का गोल है, गोल नंबर 3.4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये लिख लेना भैया, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के तहत, जिसमें ये बोल रहे हैं कि भाई हमें पूरे दुनिया भर में से 1/3 1/3 नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को जो है वो रोकना है 2030 तक। इंडिया ने नेशनल प्रोग्राम ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का शुरू किया, उसको स्ट्रांगली इंप्लीमेंट किया। स्टेट और लोकल गवर्नमेंट पार्टनरशिप कर रही है बेटर हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए, पब्लिक पार्टनर प्राइवेट पार्टनरशिप भी हम लोग को देखने को जो है वो मिल रही है। तो जो भी प्रॉब्लम्स है आज की डेट में, जैसे कि हमारे पास शॉर्टेज है हेल्थ केयर प्रोफेशनल की, जैसे डॉक्टर्स की, नर्स की, तो उसको हम लोग बढ़ाएं। अवेयरनेस जो है वो बहुत कम है गांव क्षेत्रों में, तो अवेयरनेस बढ़ाएं। हाई ट्रीटमेंट कॉस्ट है, तो कुछ इनोवेटिव सोल्यूशंस लेकर आए ट्रीटमेंट कॉस्ट को कम करने के लिए। डिजिटल हेल्थ मिशन को और एक्सपेंड करें, है ना। रिसर्च और इनोवेशन को लेकर आए। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, वो यही आ सकता है कि मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप बताना इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। नेशनल प्रोग्राम फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, है ना, ये किस मिशन का पार्ट है। बस ये क्वेश्चन बन जाएगा। कौन सी बीमारी जो है वो शामिल नहीं है इन फलाना डिजीज में, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। मेंस में पूछा जा सकता है कि इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बर्डन क्यों बढ़ रहा है, नेशनल प्रोग्राम फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैसे मदद कर रही है ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में। ऐसे क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछे जा सकते हैं। तो बातें क्लियर हुई, समझ में आई सभी के, अच्छे से क्रिस्टल क्लियर, राइट। चलिए,
अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक टॉपिक नंबर 2 की तरफ जो है वो चलेंगे। कैंसर ट्रीटमेंट को लेकर बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से सुनना। बहुत ही क्रिटिकल हेल्थ इशू है ये कैंसर। तो कैंसर ट्रीटमेंट की एक्सेसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। भारत में आप जानते हैं कैंसर एक बड़ी समस्या है और इसकी अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट एक्सेसिबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी जल्दी पता लगेगा कैंसर के बारे में उतनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा और हम किसी की जान बचा पाएंगे। आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इनके डेटा के हिसाब से इंडिया में कैंसर केसेस 2022 में 14.6 लाख थे और 2025 तक 15.7 लाख होने का अनुमान है। और सबसे कॉमन कैंसर पुरुषों में लंग कैंसर, माउथ कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, टंग कैंसर और स्टमक कैंसर है। और महिलाओं में ब्रेस्ट, सर्वाइकल, ओवरियन, यूट्रीन और लंग कैंसर है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात करें तो 2022 में दुनिया भर में 20 मिलियन कैंसर केसेस और 9.7 मिलियन डेथ रिपोर्ट हुई है। तो आपको पता ही है कितनी ज्यादा परेशानी है कैंसर से रिलेटेड। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सभी लोग आप जानते हैं आयुष्मान स्कीम के बारे में। आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में, इंश्योरेंस स्कीम है, पता है ना। 2018 में लॉन्च किया गया, 40% पूरेस्ट पॉपुलेशन को सस्ता और एक्सेसिबल हेल्थ केयर प्रोवाइड कराने के लिए। 90% इसमें इंप्रूवमेंट देखा गया है कैंसर पेशेंट्स के अर्ली ट्रीटमेंट में इस स्कीम के तहत। और बेनिफिशियरी के लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट होने में 36% इंप्रूवमेंट हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये इस स्कीम के बारे में बात की जा रही है कि इस स्कीम के आने से जो है वो कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जो कि एक रीसेंट स्टडी के थ्रू पता लगा है, जो द लेसेंट लेंसेट नाम के जर्नल में जो है वो रिलीज हुई है। लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको पता है इस चीज के बारे में। तो देखो यार, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज जो है इसको बढ़ाने पर फोकस है अभी और भी। और इवन गाइज मैं आपको लिटरली बोल रहा हूं, आपने अपना और अपने पेरेंट्स का अभी तक अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराया है तो बिल्कुल जरूर कराओ। उनसे पूछो एक बार कि उनका मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं है। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी पॉकेट से जो है वो अपने पेरेंट्स के लिए एक साल का 15-20 हजार 30 हजार रुपए भी दे दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इतना करना ही चाहिए, क्योंकि जब 2019 में मेरे फादर को जब हार्ट अटैक आया था, तब उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है ना वो यही होती है कि क्योंकि हॉस्पिटल में जैसे ही मैंने उनको एडमिट किया था तो उनके एक दिन का बिल जो था वो 50 हजार था। और उनने दोबारा मुझे यानी कि 24 घंटे के अंदर दूसरी बार बुला लिया कि आप फिर से आप 50 हजार रुपये जो है वो डलवाइए। उसमें पहले ही रहता है कि जैसे एडमिट मतलब इलाज वो तब शुरू होगा जब वहां पर काउंटर में पैसे पहुंच जाएंगे। तो मैंने 25-25 हजार करके पहले 2 बार दिए थे, फिर दोबारा से उन्होंने 50 हजार के लिए बुलवाया। तो भाई आज की रेट में मिनिमम आपके पेरेंट्स का 5 लाख रुपए का तो होना चाहिए। उस समय नहीं था पापा के पास, वो हमारे किसी एक एजेंट ने नाटक कर दिया था, वो पापा ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो हमारा एक्सपायर हो गया था और बहुत पुराना था वो। फिर उसके बाद फिर ऑब्वियस बात है कि आप नया करवाओगे तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का लोड रहता है। तो हालांकि अब तो भाई अपन ने करवा लिया है स्टार हेल्थ की तरफ से, और मम्मी का आदित्य बिरला में था बट अब दोनों का स्टार हेल्थ में करा लिया। तो मेरे पापा का जो प्रीमियम जाता है वो साल के जाते हैं 24 हजार, मम्मी का जाता है करीब 22 हजार रुपए। अब वो इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि पापा को प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स को अभी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका हेल्थ इंश्योरेंस करा लो। दोनों का, पापा मम्मी दोनों का आपका हो जाएगा मुश्किल से 8-10 हजार रुपए में, मुश्किल से। ज्यादा से ज्यादा 15 भी लग जाए तो भी क्या बुरा है भाई, करवाओ बॉस। क्योंकि जब समय आता है ना तब अ, परेशान हो जाओगे, क्योंकि बीमारी बोल के नहीं आती। मैंने काफी सारे लोगों को सुना है, अरे अपन तो अच्छा खासा खाते पीते हैं, अपन को क्या होगा। भाई आजकल भरोसा नहीं है, कौन कब टैब हो जा रहा है या कौन कब एकदम से हॉस्पिटलाइज हो जा रहा है नहीं पता। और कोई बात नहीं, अगर आप क्लेम नहीं भी ले रहे हो साल का तो भाई टेंशन भी नहीं है, कम से कम ये दिमाग में आपको स्ट्रेस तो नहीं रहेगा कि उस समय फिर आप उस सिचुएशन में आप ये नहीं सोचोगे कि पैसा कहां से अरेंज करूं। उस सिचुएशन में ये सोचोगे सबसे बेस्ट हॉस्पिटल कहां पर है और कहां पे इलाज कराऊं। ये फायदा होता है इंश्योरेंस करवाने का। तो मैंने कराया, और जिसका आयुष्मान भारत में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट मैंने एक चीज जो है वो देखी है भाई, जैसे कि जब अभी रिसेंटली मम्मी को मैंने एडमिट किया था लास्ट ईयर, तो अपोलो हॉस्पिटल में गया था। उसके 4th फ्लोर जो था वो आयुष्मान भारत वालों का था और बहुत ही ज्यादा क्राउडेड था।
और मम्मी का इंश्योरेंस आदित्य बिरला से था 5 लाख रुपए का। मतलब 5 लाख रुपए तक का, फिर वो रिफिल भी कर देते हैं, वो 5 खत्म हो जाता है फिर से 5 आ जाता है। जो मम्मी को मैंने एडमिट किया था तो मेरे मुश्किल से जेब से जो है वो 1700-1800 रुपये लगे थे। वो जो कुछ बेसिक कॉस्ट जो होता है वो भी अगर आप क्लेम करो तो वापस रिफंड वो भी हो जाता है। जो हॉस्पिटल में देना रहता है ना, बेसिक कॉस्ट जो रहता है। और बाकी मम्मी का बिल आया था 40 1 हज़ार रुपए का। बट अपनी जेब से सिर्फ 1500 1600 रुपए गए थे उस समय। और मम्मी रुकी थी स्वीट में, मतलब बढ़िया उनको प्राइवेट रूम जो है वो मिला था। प्रॉपर पूरी फैसिलिटी, खाना भी जो है वो आ रहा है तो बढ़िया एकदम फ्रेशली पैक्ड। जूस मिल रहा है, सूप मिल रहा है। तो वो देखभाल एक अलग लेवल की हो जाती है। तो भाई अपन अपने पेरेंट्स के लिए इतना तो कर सकते हैं ना बॉस, कि कल को अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन वाली प्रॉब्लम जाए तो पहली चीज तो आप अपने दिमाग में स्ट्रेस फ्री रहोगे। दूसरी चीज, आपके पेरेंट्स जो है भाई, देखो इनिशियली अभी तो मेरे पापा भी मुझे चिल्लाते हैं कि काहे को तू फालतू साल के 40 45 हज़ार रुपए भर रहा है बेजबरन में। भाई वो 40 45 हज़ार रुपए बेजबरन मेरे लिए तो नहीं है भाई। क्योंकि उससे मुझे दिमाग में स्ट्रेस नहीं होता कि कल को कुछ अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, भगवान ना करे कुछ हो जाए, तो भाई मैं परेशान तो नहीं होऊंगा पैसों को लेके। समझ रहे हो? और आज की रेट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को लेकर गाइस बहुत खतरनाक हो गई है, बहुत। आपको मैं कहूंगा कि ये चीज सबसे पहले तो आप अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए करवाइए। तो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ाने पर फोकस है। देखो देश का भी आज की रेट में, डेवलप कंट्रीज में जाइए आप, सबका हेल्थ इंश्योरेंस है, क्योंकि समझदार लोग हैं। कैंसर ट्रीटमेंट का हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, आउट ऑफ पॉकेट समझते हो? यहां पर दिया होगा ये हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। लोगों का घर बार सब बिक जाता है एक पेशेंट का इलाज कराने के लिए, अगर उनका इंश्योरेंस नहीं है तो इसी हाई आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट को कम करने के लिए सरकार की स्कीम प्रमोट की जा रही है। नेशनल कैंसर ग्रिड एनसीजी हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर का एक नेटवर्क है जिसमें 250 से भी ज्यादा कैंसर सेंटर इंक्लूड किए गए हैं। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जो है वो अच्छा काम जो है वो करने पर टारगेट जो है वो किया है। ठीक है। कैंसर केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं भाई, बढ़ेंगे। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बहुत ज्यादा है। 2022 में पूरे दुनिया भर में 20 मिलियन नए कैंसर के केसेस देखने को मिले। ये कॉमन कैंसर मेल्स में कौन से, फीमेल में कौन से, ये लिख लेना, ये वाला पॉइंट लिख लेना, जो मैं भी आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं। और ये सब चीजें तो बहुत बेसिक है, आपको ऑलरेडी पता है। यंगर पेशेंट्स, 30 साल से कम की उम्र के पेशेंट्स में भी, और दोज विद हायर एजुकेशन 70.2% हैड बेटर एक्सेस टू टाइमली ट्रीटमेंट। यंगर पेशेंट्स में टाइमली, क्योंकि समझदार हो रहा है आज की डेट का युवा जो है वो, ठीक है माना जितना बिगड़ रहा है बट कहीं ना कहीं उसमें उसके अंदर समझदारी भी है कि वो सब चीज जो है वो करने के लिए रेडी होता है, अपने आप को सेफ पहले करता है। तो आप लोग से तो मैं बिल्कुल कहूंगा ही स्ट्रिक्टली कि चेक करो, घर वालों का नहीं है इंश्योरेंस तो उनको गिफ्ट करो भाई। भले ही वो आपको चिल्लाएंगे, बोलेंगे फालतू खर्चा कर रहा है। मैं तो बोलता हूँ कि भाई मैं कर रहा हूँ ना, आपकी जेब से आ रहा है क्या? मैं कर रहा हूँ, बात खत्म। करो, सेव करो पैसा, कोई फर्क नहीं पड़ता। महीने के अपन ने 1000 रुपए 2000 रुपए भी घर वालों के लिए बचा लिए तो कोई दिक्कत नहीं भाई। और किसी की स्थिति इतनी बुरी है कि वो बचा भी नहीं पा रहा है तो भाई तुम गलत कर रहे हो। पढ़ाओ ना, ट्यूशन पढ़ाओ, आज की रेट में पढ़ाओ, उससे उससे पैसा कमाओ। अपन को वो नहीं करना है भाई, लाचार नहीं बनना है कि अरे यार हमारे पास तो है ही नहीं, हम तो गरीब हैं। बेटा गरीब बोलते रहोगे तो गरीब ही रहोगे। अपने आप को अमीर बोलो, पावरफुल बोलो, ऑफिसर बोलो, तो अब ऑटोमेटिकली रास्ता निकलेगा खुद ब खुद, गारंटी दे रहा हूं मैं। जीनोम मैपिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैंसर डायग्नोसिस को प्रमोट करना है। रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी सेंटर्स को एक्सपेंड करना है। अफोर्डेबल मेडिसिन और जेनरिक ड्रग्स का प्रमोशन करना है, जन औषधि केंद्र के थ्रू हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। तो काफी कुछ चीजें इस टॉपिक के अंदर आप लिख सकते हो। चैलेंजेस है आज की डेट में बहुत ज्यादा। मोस्ट ऑफ द कैंसर लेट स्टेज में डिटेक्ट होते हैं क्योंकि अर्ली स्क्रीनिंग नहीं होती, इसलिए तो ये मिशन लाए गए। हाई ट्रीटमेंट कॉस्ट होता है, कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है भाई। गांव क्षेत्रों में पेशेंट्स के लिए और भी मुश्किल हो जाता है। लोग बाग अपनी, मैं देखता हूँ ना, मेरे घर के पास में एक बड़ा सा हॉस्पिटल है। मैं देखता हूँ बेचारे गांव से लोग आते अपनी जमीन जायदाद सब बेच के, और बेचारे बाहर पड़े रहते हैं हॉस्पिटल के, और उनका पेशेंट अंदर होता है। क्यों? क्योंकि भाई अपना परिवार का आदमी, उसको तो बचाना है कुछ भी करके। बट उस चीज में लोग आउट ऑफ पॉकेट हो जाते हैं। सरकार हालांकि आयुष्मान भारत लेकर आई है, बट भाई देखो यार,
मैं आप लोग को स्पेशली इसलिए बोल रहा हूं, आयुष्मान भारत है बहुत अच्छी बात है, कोई लोड नहीं है, बट एक प्राइवेट भी रखो भाई, एक इंश्योरेंस। जब आप ऑफिसर बन जाओगे तो कोई लोड ही नहीं है यार, तो फिर तो डॉक्टर खुद भग के आपके घर पे आएगा कि अरे मैडम क्या हो गया, अरे सर क्या हो गया, अरे आप टेंशन बिल्कुल मत लो, बस वो बात का जलवा है, बट अभी के लिए तो सिक्योर रहो भाई, वक्त का भरोसा नहीं है। इंडिया में बहुत कम 779 रेडियोथेरेपी मशीन अवेलेबल है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 1350 से 5000 मशीन होनी चाहिए। सोचो, डबल से भी ऊपर। रूरल एरियाज में कैंसर हॉस्पिटल्स और स्पेशलिस्ट की शॉर्टेज होती है, तो हमें टेलीमेडिसिन, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स, इसका उपयोग रूरल एरियाज के लिए करना जरूरी है। तो क्वेश्चन यही आ सकता है कि आयुष्मान भारत स्कीम कौन से ईयर में लॉन्च हुई, इंडिया में सबसे कॉमन कैंसर कौन सा है, बताओ जरा, इंडिया में सबसे कॉमन कैंसर कौन सा है आज की डेट में, कमेंट बॉक्स पे लिख कर, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने आपको। मेंस में आ सकता है कि इंडिया में कैंसर केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, सरकार के लिए प्रयास है, मतलब सरकार के क्या प्रयास हैं जो सरकार ने किए हैं कैंसर के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, इसको एक्सेसिबल बनाने के लिए। इसमें आप पॉइंट्स इंक्लूड करिए कि कैंसर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, कैंसर के बढ़ने के पीछे कारण लिखिए, सरकार के इनिशिएटिव लिखिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत स्कीम, नेशनल कैंसर ग्रिड, चैलेंजेस लिखिए, कॉस्ट की चैलेंज है, इंफ्रास्ट्रक्चर की चैलेंज है, अवेयरनेस की चैलेंज है, फ्यूचर स्ट्रेटेजी लिखिए कि आने वाले समय में हम रिसर्च करें, डिजिटल हेल्थ को प्रमोट करें, इंश्योरेंस को एक्सपैंड करें जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी चीजों पर आपको फोकस करना है जो एग्जामिनेशन में इस तरीके से आएंगे और आपको लिखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक भी सुनने वाला बस टॉपिक है मेनली, फटाफट इसको खत्म करते हैं। आज 6 टॉपिक्स हमारे टोटल, मेन 6 टॉपिक्स हैं, फिर तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन आएंगे, और आज चारों की फटाफट अपन इसको निपटा दें। तो अब सुनो, सिर्फ इंडिया की क्लाइमेट स्ट्रेटेजी शिफ्ट है, क्या इंडिया अपनी पुरानी क्लाइमेट पॉलिसीज में बदलाव ला रही है, तो इसी को हम लोग समझेंगे। तो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, आप सभी को पता है यार, दुनिया भर का एक मेजर इशू है, और इसे टैकल करने के लिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी, लिख लेना यूएनएफसीसीसी, इसके बारे में आज टास्क है आपको पढ़ना है, और नहीं पढ़ा अभी तक, और अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, कवर हो जाएगा वाला टॉपिक, बट विकीपीडिया से एक बार देख लेना। और आप हमारे कोर्सेज में अगर नहीं हो तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। यूएनएफ ट्रिपल सी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म। तो क्लाइमेट चेंज की समस्या को टैकल करने के लिए इस प्रकार के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं। पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, कोई मुझे बताएगा पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट क्या था, कमेंट बॉक्स पे लिखकर। इंडिया ने संकल्प लिया था 2030 तक जीडीपी बेस्ड एमिशन इंटेंसिटी को 45% रिड्यूस करेगा, प्लस इनके खुद के अपने टारगेट थे कि इस सेंचुरी के एंड तक टेम्परेचर लेवल 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं आना चाहिए। बट ऑफिशियल आंकड़े आ चुके हैं वेरियस रिपोर्ट के थ्रू, जैसे आईपीसीसी की रिपोर्ट के थ्रू एक आंकड़ा आया था कि ऑलरेडी हमारा टेम्परेचर 1.15 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। इंडिया ने नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी को 50% तक बढ़ाने का टारगेट सेट किया है। ये हमारा इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, तो ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि इंडिया ने जो है वो डिसाइड कर दिया है भाई कि अब हम 50% इंडिया की, राइट, उस पर जो है फोकस करेंगे, अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी, सॉरी, रिन्यूएबल एनर्जी से अपनी 50% एनर्जी की डिमांड को कंप्लीट करेंगे। नेट जीरो का टारगेट आपको पता है कि 2070 तक इंडिया जो है वो नेट जीरो एमिशन अचीव करेगा। अच्छा, ये नेट जीरो एमिशन की डेफिनेशन क्या है, कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ। क्या नेट जीरो एमिशन का मतलब ये है कि हम बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं करेंगे, क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो उसकी डेफिनेशन लिख दो, और ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अब सवाल यही उठ रहा है कि इंडिया की क्लाइमेट पॉलिसी में क्या शिफ्ट आ रहा है। तो पहले तो देखो यार, इंडिया का मेजर फोकस क्लाइमेट मिटिगेशन पर था, मतलब कार्बन एमिशन कम करना और रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन को प्रमोट करना। अब इंडिया एडाप्शन स्ट्रेटजीज को भी इक्वल प्रायोरिटी दे रही है। यहां पर इस टॉपिक के अंदर आपको समझना होगा मिटिगेशन वर्सेस एडाप्शन, ये दो चीज, एडाप्शन और मिटिगेशन पर सबसे पहले आपको फोकस जो है वो करना पड़ेगा। देखो यार, मिटिगेशन यानी कि जलवायु परिवर्तन का मेन कारण
को एड्रेस करना, जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करना, है ना, मिटिगेशन मतलब कम करना, कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है तो उसको हम कम करें। तो ये पहले इंडिया का टारगेट ऐसा था। अब इंडिया एडाप्टेशन पर भी इक्वली फोकस करेगी। मतलब क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के जो इफेक्ट्स हैं उससे बचने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी में चेंजेस लाना, जैसे कि फ्लड रेजिस्टेंट बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग बनाओ आपकी बाढ़ आए तो उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप, ऐसे रिसर्च और डेवलपमेंट करो, ऐसी जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से ऐसे क्रॉप्स तैयार करो जिनको जलवायु परिवर्तन का असर ना पड़े। या ऐसे क्रॉप्स उगाओ जैसे मिलेट, मिलेट के प्रोडक्शन को, कल्टीवेशन को प्रमोट किया जा रहा है आज की डेट में, बोलो हाँ या ना, है ना। तो इंडिया एडाप्टेशन को प्रायोरिटी क्यों दे रहा है, सवाल ये उठता है। तो देखो यार, पहली चीज तो डेवलप कंट्रीज ने जो प्रॉमिस किया था कि डेवलपिंग कंट्रीज को फंड देंगी, वो प्रॉमिस अपना फुलफिल नहीं कर रही हैं। तो हमें भाई, हम रोक तो पाएंगे नहीं, तो हम दूसरी स्ट्रेटेजीज बनाएं जिससे कि हम अडाप्ट कर सके जलवायु परिवर्तन को। और इंडिया के लिए मेन कंसर्न ये है कि आज की डेट में बाढ़ बहुत तेजी से बढ़ रही है, सूखा पड़ता जा रहा है, एक्सट्रीम हीट वेव्स की समस्या बहुत बुरी तरह से इंडिया के ऊपर है, और एग्रेसिव डीकार्बनाइजेशन इकोनॉमी को इंपैक्ट कर सकती है। यानी कि अगर हम एग्रेसिवली कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने की कोशिश करेंगे तो हम कमा नहीं पाएंगे, और इक्वली हमें कमाकर आगे भी बढ़ना है। और डेवलप कंट्रीज अब अपने बारे में सोच रही हैं, तो थोड़ा सा हमें अपने बारे में, खुद के बारे में भी सोचना जरूरी है ना। वो कहते हैं ना कि भाई तुम दान दक्षिणा जो है वो तब जो है वो करो जब तुम खुद ठीक हो। यानी कि जब तुम्हारा खुद का पेट भरा होगा ना, तब तुम सही तरीके से भजन कर पाओगे। और जब पेट खाली है ना, तो उसमें भजन भी नहीं होता, चिड़चिड़ाहट होती है। तो फर्स्ट मेक श्योर दैट यू आर गुड, देन यू विल बी इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन कि आप दूसरों का अच्छा कर पाओगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यही लोग गलती करते हैं दुनिया में। हम उसकी हेल्प कर रहे थे, हम उसकी हेल्प कर रहे थे, उसकी हेल्प कर करके परेशान हो गए, अबे छोड़ के चली गई, बन गई आईएएस, मैंने भी आगे पढ़ाया था उसको। अबे तुम बेवकूफ हो, तुम वीक माइंडसेट के हो। तुम्हें पहले खुद तैयारी करनी है, फिर दूसरे की हेल्प करो ना यार, बन जाओ तो। अभी तुम्हारे खुद के पता ही नहीं है, तुम दूसरों की मदद करने में लगे हुए हो। पहले खुद मेक योर सेल्फ स्ट्रांग फर्स्ट, ये ब्यूरोक्रेसी का सबसे पहला रूल है, कि पहले खुद पावर में आओ, फिर बकर बकर करना, फिर दुनिया आपकी सुनेगी। अभी करते रहोगे कोई नहीं सुनेगा आपको, कोई सीरियस नहीं लेगा। और होता होगा आपके साथ, कई बार आप अच्छी अच्छी बातें बोलते हो, सोचते हो कि लोग शाबाशी देंगे, कोई कुछ नहीं बोल रहा। नहीं बोलेंगे भाई, लोग सुनते सिर्फ पावरफुल लोगों की हैं। तो अगर अपनी बातें लोगों तक पहुंचानी है, सुनानी है, तो मेक योर सेल्फ अ पावरफुल पर्सन। अब इसमें और क्या चीज़ है भाई आगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे चलता है। हाँ, अब देखो यार, इंडिया क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है अमृत 2.0 के थ्रू। किसके थ्रू? अमृत 2.0, इसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। फ्लड को कम करने के लिए और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट पे फोकस करने के लिए अमृत 2.0 मिशन पर सरकार ने जो है वो फोकस जो है वो किया हुआ है। इसमें मेंशन है कि अमृत 2.0 नहीं, आप लिख लो अमृत 2.0। अमृत 2.0 पर सरकार ने जो है वो फोकस किया हुआ है, कि जिसके थ्रू जो है वो हम लोग जो है वो क्या करेंगे, डेवलपमेंट पर जो है वो फोकस करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के, फ्लड की प्रॉब्लम्स को कम करेंगे, सस्टेनेबल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस रहेगा। सी लेवल राइज हो रहा है और कोस्टल इरोजन हो रहा है, उसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी कोस्टल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स पर। नेशनल एडाप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, लिख लो नेशनल एडाप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप्स, यानी कि ऐसे फसल लगाई जाएंगी जिनका सूखे पर कोई असर नहीं होगा, और सस्टेनेबल इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स के फंडिंग के लिए है। फिर नेक्स्ट देखो, जल शक्ति अभियान, पानी को बचाने के लिए, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए। तो ये इंडिया के नए क्लाइमेट इनिशिएटिव हैं जो मैंने भी आपको बताया। इसमें ऐसे दिया तो जाना चाहिए, इंडिया के नए क्लाइमेट इनिशिएटिव, और इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं वो अभी अपन पढ़ेंगे। पहले बट जो मैं बता रहा हूं वो लिख लो। हाँ, ये देखो, ये लिखा हुआ है
इंडिया के क्लाइमेट एडाप्शन के इनिशिएटिव, जैसे नेशनल एडाप्शन प्लान, जिसके बारे में मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता ही दिया। क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स और इम्प्रूव सॉइल जो है वो लेकर आ रहे, नहीं कि हम लोग एडाप्शन पर फोकस कर रहे हैं कि ऐसे क्रॉप्स उगाएंगे कि जो एडाप्शन पर रहे। अमृत, अमृत के बारे में जो बता रहा था वो लिखा हुआ है यहाँ पर, ले। ठीक है, तो मैंने आपको अमृत लिखवाया, कोस्टल एरियाज को प्रोटेक्शन के लिए लिखवा दिया। फिर नेशनल एडाप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज जो है मैंने आपको लिखवाया। जल शक्ति अभियान भी आप लिख लो, ये भी लिखवा दिया था ना मैंने आपको, वैसे तो जल शक्ति अभियान भी बोला था मैंने लिखने को। ठीक है, और हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, हाइड्रोजन के बारे में है क्या, नहीं है यहाँ पर, आप लिख लो हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। क्योंकि ये जो पॉइंट्स लिखवा रहा हूं ये आप मेंस में लिख सकते हो और प्रीलिम्स में भी आएंगे। लिखो हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। इसमें आगे लिखो इंडिया का फोकस है ग्रीन हाइड्रोजन पर शिफ्ट करना, ग्रीन हाइड्रोजन। इसमें लिखो आप सोलार और विंड एनर्जी 2030 तक, 2030 तक 500 गीगावाट, 2030 तक 500 गीगावाट रेन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने का टारगेट है। इंडिया ऑल्टरनेट फ्यूल पर भी टारगेट कर रहा है, जैसे कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाकर इंटरनेशनल लेवल पर कि हम बायोफ्यूल जो है वो तैयार करें। कार्बन क्रेडिट और ट्रेडिंग पर भी हम फोकस कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर्ड कार्बन मार्केट डेवलप करने का प्लान है कि हम कार्बन ट्रेडिंग कर सकें। याद है ना, मैंने आपको पहले कार्बन ट्रेडिंग के बारे में पढ़ाया हुआ है, कार्बन क्रेडिट्स के बारे में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, बट यार देखो चैलेंजेस बहुत सारे हैं। यूएनएफसीसी सी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसमें डेवलप कंट्रीज ने 100 बिलियन यूएस डॉलर हर साल देने का कमिटमेंट किया था डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, जो अब तक फुलफिल नहीं है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इंडिया का पावर सप्लाई का 50% अभी भी कोल बेस्ड है। आप सभी जानते हैं ना, हमारे घर में जो बिजली आती है उसका अभी भी 50% से ज्यादा बिजली जो जनरेट हो रही है वो कोयले को जलाकर हो रही है। इसी को कम करना है ना। और इंडिया में पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी रैपिडली डिक्रीज हो रही है। इंडिया के अंदर आप देखो ग्राउंड वाटर कितनी तेजी से कम हो रहा है। एक्सट्रीम हीट वेव्स की प्रॉब्लम इंडिया के अंदर आ रही है। मॉनसून अनप्रेडिक्टेबल हो गए, एग्रीकल्चर खराब हो रहा है, फूड सिक्योरिटी इंपैक्ट हो रही है कि नहीं। तो हम लोग जो है वो क्या करें, देखो हमें स्मार्ट सिटी मिशन को क्लाइमेट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अलाइन करना चाहिए। डिजास्टर रेजिलिएंट हाउस बनाने चाहिए, फ्लड प्रूफ अर्बन प्लानिंग करनी चाहिए। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को एग्रेसिवली इंप्लीमेंट करना चाहिए। सोलर और विंड एनर्जी को और ज्यादा एक्सपेंड करना चाहिए। सटीक फार्मिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड क्लाइमेट फोरकास्टिंग मॉडल का उपयोग करना चाहिए। ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स और वाटर एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक्स अडॉप्ट करनी चाहिए, यानी कि ऐसे क्रॉप्स लगाएं हम जो कम पानी ले और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल हो, है ना। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 कहां पर होगी, लिख लो ब्राजील के अंदर। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 ब्राजील में होगी। इसमें इंडिया डेवलप कंट्री से स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल कमिटमेंट्स डिमांड करेगी। हम डेवलप कंट्री से बोलेंगे भाई पैसा दो हमें। बस यही चीज है गाइस। एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि नेशनल अडॉप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज किस चीज के लिए है। नेशनल अडॉप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज किस चीज के लिए है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। एक बार मैं आपको स्कैन करवा देता हूँ इस पूरे टॉपिक में क्या क्या चीजें अभी हमने जो है वो पढ़ी है। तो इंडिया जो है मैंने आपको बता दिया आज की डेट में प्रायोरिटाइज एडाप्टेशन पे दे रहा है ओवर मिटिगेशन। ठीक है, ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया कि डिफरेंस क्या है अडाप्टेशन और मिटिगेशन में, है ना। भाई पहले हम कम करने पर टारगेट कर रहे थे, अब हम बोल रहे हैं कि नहीं भाई कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कम करने के लिए लगेगा पैसा और अभी है नहीं, और ये सारे डेवलप कंट्री वाले लोग हमें पैसा नहीं दे रहे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अडाप्ट करेंगे कि भाई इसी क्लाइमेट चेंज में रहकर हम बेटर हो सके, जिससे कि हमें नुकसान कम हो। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। फिर इंडिया जो है वो डिसीजन यही है, इंडिया अपने 2035 नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन को डिले करेगा इसी चीज के लिए, क्योंकि इंडिया की अब स्ट्रैटेजी चेंज हो गई है। ठीक है, अभी ये सब टारगेट आंकड़े अभी के लिए याद रखने की आवश्यकता नहीं है। डेवलप कंट्रीज अपने टारगेट्स फुलफिल नहीं कर पा रही है, जो बोला था डेवलप कंट्री ने कि भाई हमें पैसा देंगे, नहीं दे रहे हैं वो लोग। पेरिस एग्रीमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं ढंग से। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 सजेस्ट जो है वो कर रहा है इंडिया डेवलप कंट्री कब तक बन जाएगी, 2047 तक। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोनॉमिक ग्रोथ जो चाइना के अंदर देखने को मिला, राइट। फ्यूचर डीकार्बनाइजेशन के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना जरूरी है।
तो भाई अभी अभी हम लोग को डेवलप होना है, आगे बढ़ना है। डेवलप कंट्री का स्टेटस चाहिए, और उसमें अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करेंगे तो बहुत पैसा उसमें बर्बाद होगा। तो हमें एक मिड पाथ जो है वो लेने की आज की डेट में आवश्यकता है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा ही दिया था इसके बारे में। इंडिया अपनी ग्रोथ को और एनर्जी ट्रांजिशन को कैसे बैलेंस कर रहा है। तो हम रेस्ट मतलब रेजिस्ट कर रहे हैं स्ट्रिक्ट कोल फेस डाउन कमिटमेंट्स को। इंडिया अपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को एक्सपेंड कर रहा है, नहीं हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम कोयले के उपयोग को कम बहुत तेजी से करेंगे। हम ये बोल रहे हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को एग्रेसिवली इंक्रीज करने पर टारगेट करेंगे, तो बैलेंस कर रहे हैं हम लोग। इंडिया का टारगेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने एस्टिमेट किया है कि कार्बन सिंक समझते हो ना, जो पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर लेते हैं। आपको पता है पेड़ जो है वो कार्बन लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इनने बोला कार्बन सिंक 30.43 बिलियन टन 2023 में था, और ये 31.71 बिलियन टन 2030 तक हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है बहुत। अब ये हम ज्यादा पेड़ लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम पेड़ लगाकर बैलेंस कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सोलार और विंड एनर्जी में, राइट। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी किसकी क्या है, तो ये स्टेट पीएससी के लिए बहुत काम का है, लिख लेना। सोलार की अभी हमारी कितनी कैपेसिटी, वैसे ये पूछेंगे नहीं बट फिर भी अपने लिए, अपने नॉलेज के लिए लिख लेना। टारगेट आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2047, ये भी हमारा एक टारगेट है 2047 तक, क्योंकि न्यूक्लियर के थ्रू हम एनर्जी वो करेंगे। इंडिया ने पोस्टपोन कर दिया अपने 2035 क्लाइमेट कमिटमेंट्स को। ठीक है। और दो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 कहां पर होगी, ब्राजील में होगी। अब देखना सवाल ये उठता है इंडिया उसमें क्या कदम उठाएगी। बाकी नेशनल एडॉप्शन प्लान मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। क्लाइमेट रेसिलियंट सीड्स पर हम फोकस करेंगे, अटल के बारे में हमने बात करी। मैंग्रोव इनिशिएटिव है, राइट, ये लिख लेना, शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, मिष्टी। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि 540 स्क्वायर किलोमीटर के मैंग्रोव्स को जो है वो 9 कोस्टल स्टेट्स में रीस्टोर करना। और मैंग्रोव बहुत इंपॉर्टेंट होता है आज की डेट में, जो ये तूफान वगैरह साइक्लोन्स वगैरह आ रहे हैं ना, उससे प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं मैंग्रोव्स। सी वॉल, आर्टिफिशियल रीफ, ड्यून प्लांटिंग, ये सब चीजें कोस्टल एरोजन को रोकेंगे। मिशन लाइफ, ये भी लिख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। लोगों को बताया जाएगा कि भाई कि आप सस्टेनेबल तरीके से कैसे रहोगे। तो बस ये चीजें हैं इसके अंदर, और कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, आरबीआई से रिलेटेड जो है वो जुड़ा है, बैंकिंग सेक्टर का जो है वो टॉपिक है। आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अभी रिसेंटली जो है वो रिव्यू करी है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है आरबीआई की, समझते हो ना। ये पॉलिसी बस सिंपल सी चीज, इसमें दो शब्द याद रखना। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, उसका मेन काम ये होता है हमारी कंट्री के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट देखना, इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना, बस ये दो इसके मेन काम होते हैं, और कुछ नहीं है। ध्यान सुनो अब। तो हमारे देश की इकोनॉमी का बैकबोन मॉनेटरी पॉलिसी और इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी इसके बिना जो है वो स्टेबल नहीं रह पाएगी। तो आरबीआई का रोल क्या होता है, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कंट्रोल करना, इंटरेस्ट रेट सेट करना, और ये इंश्योर करना कि इकोनॉमी जो है वो स्टेबल चलती रहे। तो पहले तो ये समझ लो मॉनेटरी पॉलिसी की प्रॉपर डेफिनेशन, जिसको नहीं पता लिख लेना। मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है ताकि इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति, इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी, लिक्विडिटी समझ रहे हो, पैसा, मनी सप्लाई, है ना, उसको लिक्विडिटी भी बोलते हैं हम लोग। यहां पर लिखा है ना मनी सप्लाई, उसको लिक्विडिटी बोलते हैं, कि कितना मार्केट में पैसा डालना है, कितना निकालना है ना, ये इकोनॉमिक्स के बेसिक टर्म्स है। तो इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी, इसको कंट्रोल करती है आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेबल बनाया जाता है कि भाई हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्टेबल रहे। अलग अलग प्रकार की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक होती है एक्सपेंशनरी और एक होती है कॉन्ट्रैक्टरी। जब आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ाती है ताकि डिमांड और ग्रोथ एक्सेलरेट हो, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी। और दूसरी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी होती है जब आरबीआई मनी सप्लाई कम करती है ताकि हम मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन को, महंगाई को कंट्रोल कर सकें। तो लिख लो भैया, मॉनेटरी पॉलिसी कौन मैनेज करती है, क्या है ये पूरी डेफिनेशन। और दो चीज मैंने आपको जो है बताई थी, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। ये दो प्रकार की हम लोग को देखने को मिलती है। एक्सपेंशनरी मतलब फैलाना, लिक्विडिटी बढ़ाना, पैसे जो है वो मार्केट में डालना, और कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब मनी सप्लाई कम करना। अब ये सब मैं टर्म्स आपको इसलिए बताता हूं
ये टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और ये मिलते हैं आपके जनरल स्टडीज के अंदर, क्योंकि ये टॉपिक जनरल स्टडीज का है भैया। और उस पर कमांड अच्छी डेवलप करनी है। अगेन रिपीटिंग, इन नंबर पर कांटेक्ट कर लो, ज्वाइन कर लो कोर्स को। काफी मजा आएगा, पूरी चीज है वो आपको बिल्कुल एज इट इज मिलेगी और काफी अफोर्डेबल प्राइस में। एक बार कॉल कर लो, बाकी आप कहीं और से भी ज्वाइन करना है, कहीं से भी करो। आई डोंट केयर अबाउट इट, आई जस्ट केयर अबाउट कि आप सेलेक्ट जो है वो हों। और खुद से सेल्फ प्रिपेयर प्रिपेयर जो है वो कर रहे हो, तो एक चीज बस इंश्योर करना कि पूरी चीज जो है वो ध्यान से आपके पास जो है वो होनी चाहिए, रिसोर्सेज वगैरह। आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये दो चीजें होती हैं जो इंडिया के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो तैयार करती हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, लिख लेना। आरबीआई 1934 के कानून के तहत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया गया। ये सेक्शन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे पूछेंगे नहीं, बैंकिंग वगैरह पूछते हैं ये लोग, आपको नहीं पूछेंगे। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं? तो 6 मेंबर होते हैं। आप ये दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर होते हैं। आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो बेसिकली चेयरपर्सन होते हैं इसके, ठीक है, चेयरमैन। आरबीआई के गवर्नर, क्वेश्चन आ सकता है। साल में 4 बार इसकी मीटिंग होती है ताकि पॉलिसी को रिवाइज किया जा सके। कम से कम 4 बार जो है वो इनकी मीटिंग होती है और अपनी ये मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करते हैं हर 6 महीने में, जिसके अंदर आपको इन्फ्लेशन के बारे में, मुद्रा फीसदी के बारे में पता लगता है। और इन्फ्लेशन का टारगेट हमारा है 4 ± 2, ठीक है, 4 ± 2, ये हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट है। अर्जित पटेल कमेटी, लिख लो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। अर्जित पटेल कमेटी, इन्होंने ही रिकमेंड किया है कि अपन ये टारगेट इन्फ्लेशन का 4 ± 2 जो है वो रखें, यानी कि इन्फ्लेशन 6% से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए और 2% से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन भी, अच्छा आपको पता है, मुद्रा फीसदी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इन्फ्लेशन इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ना, वो हमेशा डिमांड करेंगे कि महंगाई बढ़े। इसका देखते हैं, इसका एनालिटिकल अप्रोच कौन बता सकता है, इसका लॉजिकल अप्रोच कौन बता सकता है। देखो, महंगाई अपन बोलते हैं खराब होती है। अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं कि महंगाई जो है वो खराब है, क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है? ये स्टेटमेंट गाइस गलत है। महंगाई अच्छी होती है इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, बट हाँ, अगर हम कॉमन मैन की बात करें तो कॉमन मैन के लिए महंगाई जो है वो सरदर्द है। बट पता है, इंडस्ट्रियलिस्ट हमेशा चाहते हैं कि महंगाई हो, चीजें महंगी हो। आपको पता है क्यों? उसका उसका रीजन आप ही बताएंगे, चलो आप ही बताओ, देखते हैं किसके कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे से क्लियर है। यही तो गेम है सिविल सर्विसेज का, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। अब देखो, एक चीज लिख लो, रेपो रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, लिखो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, ओ एम ओ ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें लिखा नहीं है, ओ एम ओ ओपन मार्केट ऑपरेशन। और कुछ बच गया क्या? हाँ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एलएएफ जिसको बोलते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। और कुछ छूटा है क्या अपना? रेपो बोल दिया, रिवर्स रेपो बोल दिया, कैश सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, और ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया। बैंक रेट, सॉरी, बैंक रेट वेरी इंपॉर्टेंट, बैंक रेट। आज आपको इस चीज के बारे में पढ़ना है। रेपो रेट यानी कि जब आरबीआई बैंक्स को लोन देता है, आज की रेट में 6.5% हमारा रेपो रेट है, इसी के अराउंड, एक बार कंफर्म कर लेना। रिवर्स रेपो रेट जो है वो जब बैंक्स अपना फंड आरबीआई के पास रखता है। कैश रिजर्व रेशियो, बैंक्स को अपना कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास रखना होता है। एसएलआर यानी कि बैंक्स को कुछ परसेंटेज बॉन्ड या गोल्ड में इन्वेस्ट करना होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, आरबीआई सिक्योरिटीज यानी कि सरकार के जो शेयर्स वगैरह होती हैं वो बाई और सेल करती हैं ताकि लिक्विडिटी कंट्रोल हो सके, महंगाई कंट्रोल हो सके। और बैंक रेट, जब आरबीआई लॉन्ग टर्म लोन जो है वो देती है बैंक को। और एलएएफ यानी कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी एडजस्टमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क होता है। इसको डिटेल में पढ़ना, आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, जनरल स्टडीज में। अगर आरबीआई रेपो रेट कम करेगा तो बताए आपको लोन सस्ते होंगे और इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे। और अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो बोरोइंग्स महंगी होगी और डिमांड स्लो होगी। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है ताकि डिमांड कम हो और प्राइस स्टेबलाइज हो।
और अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो इंटरेस्ट रेट लो रखकर ग्रोथ एक्सेलरेट होती है। इवन बताया आपको, लोअर इंटरेस्ट रेट का मतलब है बिजनेस को सस्ता लोन मिलेगा, ज्यादा फैक्ट्रीज और स्टार्टअप्स ओपन होंगे, नई जॉब्स क्रिएट होंगी, तो इसलिए इंटरेस्ट रेट लो करने के ऊपर मेन फोकस रहता है अगर कंट्री के अंदर जो है वो चलाना है, मनी सप्लाई को जो है वो इंक्रीज करना है। और अगर मॉनेटरी पॉलिसी स्टेबल है तो रुपीस की वैल्यू जो है वो फ्लक्चुएट नहीं होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होंगे। लिख लो, एफडीआई वर्सेस एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर्सेस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये पढ़ना है आज आपको, ये आपका टास्क है। ठीक है, तो हमने क्या चीज देखी इस टॉपिक के अंदर? कुछ नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिव्यू करी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इन्फ्लेशन मुद्राफीसदी कंट्रोल करना और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी करना। इन्होंने अपने टारगेट पर ही फोकस किया है कि भाई इनका इन्फ्लेशन का टारगेट है 4 ± 2। ठीक है, बस और कुछ नहीं। इसमें डेफिनेशन वगैरह आपने देखी। उर्जित पटेल कमेटी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कौन से कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण से इन्फ्लेशन इन्फ्लुएंस होता है। ये लिखना मत, ठीक है, ये आपके उसमें आ जाएगा जनरल स्टडीज के टॉपिक के अंदर। बाकी जो मैंने टास्क दिए आपको वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। आज की डेट में मॉनेटरी पॉलिसी क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है थोड़ा सुन लो। रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, आपको ऑलरेडी पता है। ऑयल प्राइसेस और यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरेस्ट रेट इंडियन इकोनॉमी को बुरी तरह से इंपैक्ट कर रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, समझ रहे हो, दोनों दोनों अलग है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इन्फ्लेशन और उसके लिए होती है, फिस्कल पॉलिसी तो सरकार की स्पेंडिंग के लिए होती है। इनका प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। अगर सरकार ज्यादा उधार लेगी तो मुद्राफीसदी कंट्रोल करने में दिक्कत हो सकती है। और अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं हम लोग तो ग्रोथ काफी स्लो हो सकती है। तो अगर ग्रोथ एक्सेलरेट करना है तो इंटरेस्ट रेट कम करते करते हैं सॉरी, तो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ सकता है, मुद्राफीसदी बढ़ सकती है। तो उसको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और बैड लोन्स मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिवनेस को इम्पैक्ट कर रही हैं, क्योंकि आजकल लोग लोन ले तो रहे हैं बट वो चुका नहीं रहे, तो ये इनके ऊपर बहुत बुरा असर जो है वो पड़ रहा है बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ के ऊपर। बस ये बेसिक चीज बस सुन लो, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। तो यार देखो, इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच में एक बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। डिजिटल और फिनटेक के बीच में इंटीग्रेट हम लोग करेंगे तो और ज्यादा बेहतर जो है वो चीजें रहेंगी। पूरे दुनिया भर के ट्रेड पर हमें फोकस करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, रुपीस को और स्ट्रॉन्ग करना है ना। बैड लोन्स और एनपीए की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने पर टारगेट करना है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका आंसर बताना। रेपो रेट बढ़ने पर क्या इंपैक्ट होता है? रेपो रेट बढ़ने पर क्या इंपैक्ट होता है? ऑप्शन ए, लोन सस्ते होते हैं। ऑप्शन बी, लोन महंगे होते हैं। ऑप्शन सी, मुद्रा फीसदी बढ़ेगी। ऑप्शन डी, आरबीआई ज्यादा पैसा प्रिंट करेगी। तो मैंने आपको चार चीजें बताई हैं। चाहो तो फिर से रिवर्स करो वीडियो को, फिर से सुनो, इसका बताओ, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। मेंस में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी का क्या रोल है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में, और कैसे आरबीआई जो है वो मुद्रा फीसदी और इकोनॉमिक एक्सपेंशन को बैलेंस करने का काम करती है। तो इसमें आप जो है वो डेफिनेशन और रोल लिखो मॉनेटरी पॉलिसी की, आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फंक्शंस लिखो, इसका इंपैक्ट मुद्रा फीसदी में, एम्प्लॉयमेंट में, रूपी की स्टेबिलिटी में होता है वो लिखो। इसमें चैलेंजेस के बारे में लिखो आप, जैसे कि फिजिकल डेफिसिट है, बैंक में एनपीए हो रहा है, पूरे दुनिया भर में अनसर्टिनिटीज चल रही हैं। फिर फ्यूचर में स्ट्रेटेजी देखो कि हम डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करें, फिनटेक को प्रमोट करें, स्टेबल ग्रोथ पर फोकस करें। तो ऐसी चीज, ऐसी स्ट्रेटेजी बना के आपको अपने आंसर को जो है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बस आज के लिए बस यहीं पर जो है वो स्टॉप कर रहे हैं। जो भी हमारे टॉपिक्स अभी छूट रहे हैं, बच रहे हैं, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर्स पे जो है वो कवर अप करेंगे। यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। या फिर आपको पता ही है कि एक संडे वाले दिन अपन ये वाले टॉपिक्स जो है वो कवर अप कर लेते हैं। थोड़े से बड़े टॉपिक आ रहे हैं, समझने वाले, अंडरस्टैंडिंग वाले, बट ठीक है, वी विल कवर इट लेटर। चलो, साइन ऑफ कर रहा हूँ। ये भी काफी अच्छा टॉपिक है, नियर अर्थ एस्ट्रॉइड से रिलेटेड वाला टॉपिक। जिनके पास पीडीएफ है वो एक बार गो थ्रू जो है वो कर सकते हैं। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में जहां पर कम टॉपिक्स रहेंगे तब दे दूंगा, या फिर संडे वाले दिन आ जाएगा आपका लेक्चर। चलिए, जय हिंद।